अब हम पार्ट ए के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद जो पेपर 2 होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 आवर्स का होता है और इसमें दिए गए क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट में होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये क्वालिफाइंग होता है, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% लाने होते हैं। ठीक है, तो इसमें जनरल स्टडीज़ जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें कॉम्प्रिहेंशन। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, इसका मतलब कि किसी पैसेज या रिटन टेक्स्ट को पढ़कर उसका मीनिंग और मेन आइडिया समझना, फिर उसी इन्फॉर्मेशन के आधार पर क्वेश्चंस के आंसर देना। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में रीड, अंडरस्टैंड, थिंक एंड आंसर। यानी सिर्फ इंग्लिश पढ़ लेना इनफ नहीं है, आपको ये समझना है कि पैसेज कह क्या रहा है। ठीक है, मान लो कोई पैसेज आपको दिया गया और उसमें कोई एक आर्गूमेंट या इन्फॉर्मेशन दी गई है, अगर आपने वर्ड्स तो पढ़ लिए लेकिन ऑथर का एक्चुअल पॉइंट नहीं समझा तो आंसर गलत हो सकता है। तो इसलिए कॉम्प्रिहेंशन आपकी रीडिंग एबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन, इन्फॉर्मेशन पहचानने की एबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, या टेस्ट करता है। ठीक है, तो जब कोई पैसेज मिले तो ये प्रोसेस फॉलो करो। सबसे पहले पैसेज पढ़ो, पहले पूरे प्रोसेस का ओवरऑल मीनिंग समझो, फिर मेन आइडिया पकड़ो कि राइटर एक्चुअल में कहना क्या चाहता है, फिर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करो, कौन से फैक्ट्स या स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट है, फिर क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछ रहा है, फिर पैसेज से एविडेंस ढूंढो, आंसर अपनी इमेजिनेशन से नहीं पैसेज की इन्फॉर्मेशन से निकालो। ठीक है, जैसे न्यूज़पेपर में कोई एडिटोरियल पढ़ते हो तो उसमें कोई राइटर का मेन आर्गूमेंट समझना कॉम्प्रिहेंशन होता है। ठीक है, या गवर्नमेंट की कोई नोटिस पढ़कर ये समझना कि आपको क्या करना है, या एग्ज़ाम में कोई लॉन्ग क्वेश्चन पढ़कर ये समझना कि क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग होने से आप न्यूज़ बेहतर समझ सकते हो, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट समझ सकते हो, बुक और आर्टिकल जल्दी समझ सकते हो, एग्जाम क्वेश्चन में हिडन मीनिंग को पकड़ सकते हो। तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब सिर्फ रीडिंग, कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, दोनों, सिर्फ रीडिंग ही नहीं, रीडिंग प्लस अंडरस्टैंडिंग। पैसेज को पढ़ते समय हमेशा पूछो ऑथर कहना क्या चाहता है। फिर इसके बाद इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। इंटरपर्सनल स्किल्स का मतलब है दूसरे लोगों के साथ इफ़ेक्टिवली इंटरेक्ट करने की एबिलिटी, और इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी शामिल होती हैं। ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स भी शामिल होती हैं। पीडीएफ इस पूरे एरिया को पेपर 2 में एक्सप्लिसिटली लिस्ट करता है। सिंपल लैंग्वेज में इंटरपर्सनल स्किल लोगों के साथ इफ़ेक्टिवली डील करना। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स अपनी बात क्लियर समझाना, ठीक है, क्लियरली समझाना और दूसरे की बात प्रॉपरली समझना। ठीक है, तो ये हमारे लिए इसीलिए ज़रूरी है ताकि तो ये हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि हम दूसरे लोगों के साथ इफ़ेक्टिवली इंटरेक्ट कर सकें। ठीक है, और अपनी बात को क्लियरली और प्रॉपरली समझा सकें। तो एक सिविल सर्वेंट को हर रोज़ अलग अलग लोगों के साथ काम करना पड़ सकता है। उसे लोगों की बात सुननी होगी, है ना, अपनी बात समझानी होगी, प्रॉब्लम समझनी होगी, टीम के साथ काम करना होगा। सिर्फ तो इसलिए सिर्फ नॉलेज इनफ नहीं है, प्रॉपर ये जो पीपल स्किल्स है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को ऐसे समझो, स्पीकर होगा एक, वो मैसेज देगा, ठीक है, कम्युनिकेशन होगा, फिर लिसनर होगा, वो अंडरस्टैंड करेगा और फिर फीडबैक देगा। अगर मैसेज क्लियर नहीं है तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, इसलिए गुड कम्युनिकेशन में स्पीकिंग के साथ लिसनिंग भी इम्पोर्टेंट है। जैसे टीचर किसी डिफ़िकल्ट टॉपिक को स्टूडेंट को सिंपल लैंग्वेज में समझाता है। ठीक है, या आप किसी शॉपकीपर से कोई प्रॉब्लम पोलाइटली एक्सप्लेन करते हो और वो समझकर सॉल्यूशन देता है। या ग्रुप प्रोजेक्ट में सभी मेंबर्स अपनी बात रखते हैं और एक दूसरे की बात सुनते भी हैं। तो गुड इंटरपर्सनल स्किल से मिसअंडरस्टैंडिंग कम होती है। ठीक है, टीम वर्क बेहतर होता है
कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडल करना आसान होता है, लोगों के साथ हेल्दी प्रोफेशनल रिलेशनशिप बनता है। ठीक है, तो गुड कम्युनिकेशन का मतलब है बोलना, सुनना, समझना और सही रिस्पॉन्स देना। ठीक है, तो इंटरपर्सनल स्किल्स, दूसरे लोगों के साथ इफेक्टिवली इंटरेक्ट करने की एबिलिटी। कम्युनिकेशन स्किल्स, इंफॉर्मेशन और आइडियाज़ को इफेक्टिवली शेयर और अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी। फीडबैक, कम्युनिकेशन के बाद मिलने वाला रिस्पॉन्स। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी। लॉजिकल रीजनिंग का मतलब है फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को देखकर लॉजिक के आधार पर कंक्लूजन तक पहुंचना। एनालिटिकल एबिलिटी का मतलब है किसी प्रॉब्लम या इन्फॉर्मेशन को पार्ट्स में तोड़कर उसे सिस्टमेटिकली समझना। ठीक है, जैसे अगर ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है तो लॉजिक से ए ग्रेटर देन सी भी होगा। ठीक है, तो ये लॉजिकल थिंकिंग है, क्योंकि रियल लाइफ में हर प्रॉब्लम का आंसर डायरेक्टली नहीं दिया होता, आपको अवेलेबल इन्फॉर्मेशन से कंक्लूजन निकालना पड़ता है। तो इन्फॉर्मेशन, फिर रिलेशनशिप पहचानो, फिर लॉजिक लगाओ, फिर कंक्लूजन निकालो। ठीक है, एनालिटिकल प्रॉब्लम में होल प्रॉब्लम को स्मॉल पार्ट्स में तोड़ो, फिर रिलेशनशिप निकालो, फिर सॉल्यूशन ढूंढो। जैसे अगर बारिश हो रही है और सड़क पर पानी जमा है तो ट्रैफिक स्लो होने की पॉसिबिलिटी समझना, या शॉपिंग में दो प्रोडक्ट्स की प्राइस और क्वांटिटी कंपेयर करके बेहतर वैल्यू निकालना। ठीक है, करके बेहतर वैल्यू निकालना, या पजल में क्लूज़ को जोड़कर मिसिंग इन्फॉर्मेशन निकालना। तो लॉजिकल रीजनिंग आपको रूमर्स या एजम्पशंस के बजाय एविडेंस और लॉजिक से सोचने में मदद करती है। तो रीजनिंग में क्यों पूछो, और एनालिटिकल एबिलिटी इसे पार्ट्स में कैसे तोड़ूं ये पूछो। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। डिसीजन मेकिंग, जो भी अवेलेबल ऑप्शंस में से सूटेबल ऑप्शंस है उसको चुनना। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसका अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन ढूंढना। तो इसको पेपर 2 के सिलेबस में रखा गया है। तो सिविल सर्विसेज में सिचुएशन ऐसी हो सकती हैं जहां एक से ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हो, तब ऑफिसर को सिचुएशन समझकर रीजनेबल डिसीजन लेना होगा। ठीक है, जैसे ये एक सिंपल प्रोसेस है, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो, फिर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो, फिर पॉसिबल ऑप्शंस देखो, फिर प्रोज एंड कॉन्स कंपेयर करो, फिर बेस्ट सूटेबल ऑप्शन चुनो और रिजल्ट इवैल्यूएट करो। ठीक है, जैसे आपके पास लिमिटेड मनी है और आपको बुक्स तथा स्टडी मटेरियल में से प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, तो आप यही प्रोसेस का इस्तेमाल करोगे। स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास है और टीम में डिसएग्रीमेंट है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके वर्केबल सॉल्यूशंस निकालना सीखोगे आप। ट्रैवल करते समय रास्ता बंद हो जाए तो अल्टरनेट रूट चुनना भी इसी का ही प्रॉब्लम सॉल्विंग का ही एग्जांपल है। गुड डिसीजन मेकिंग आपको इम्पल्सिव डिसीजन से बचाती है। तो प्रॉब्लम, फिर ऑप्शंस देखो, फिर कंपेयर करो, फिर डिसाइड करो, फिर इवैल्यूएट करो। जल्दबाजी में डिसीजन लेने के बजाय इफेक्ट्स और कॉन्सिक्वेंस देखो। ठीक है, फिर जनरल मेंटल एबिलिटी में क्या आ जाता है। जनरल मेंटल एबिलिटी का मतलब ब्रॉडली ऐसी मेंटल एबिलिटीज से है जिनसे व्यक्ति इन्फॉर्मेशन को समझता है, रिलेशनशिप पहचानता है और प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, तो क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको अनफेमिलियर इन्फॉर्मेशन देखकर भी क्विकली थिंक करना पड़ता है, तो इसलिए ये हमें ज़रूरी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो ब्रेन पैटर्न देखता है, रिलेशनशिप पहचानता है, लॉजिक अप्लाई करता है और आंसर तक पहुंचता है। ठीक है, इसमें अलग अलग प्रकार की मेंटल रीजनिंग की प्रैक्टिस यूज़फुल होती है, जैसे नंबर पैटर्न पहचानना, किसी सीक्वेंस में मिसिंग एलिमेंट ढूंढना, कंडीशन देखकर करेक्ट कंक्लूजन निकालना। तो ये मेंटल एबिलिटी जो है ब्रेन की प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर है एक तरीके से। फिर बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड एट्सेट्रा, ये क्लास 10th के लेवल का पूछा जाता है। बेसिक न्यूमरेसी जो है उसका मतलब नंबर्स और उनके रिलेशनशिप से जुड़ी बेसिक मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, इसका लेवल क्लास 10 तक का लेवल का ही होता है, हालांकि क्वेश्चन बड़े तगड़े तगड़े आते हैं। तो इसमें सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन है नंबर्स, देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड
और इसी तरह के बेसिक न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल। क्योंकि डेली लाइफ और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों में नंबर्स के साथ काम करना पड़ता है, तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आपको नंबर समझने, कंपेयर करने, रिलेशनशिप निकालने, कैलकुलेशन करने, इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, जैसे 500 में 20% डिस्काउंट कितना होगा, तो सीधा बता दो 100 रुपये का डिस्काउंट होगा। ठीक है, एक व्हीकल 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, डिस्टेंस और टाइम के रिलेशनशिप को समझना हमें आना चाहिए। ठीक है, किसी क्वांटिटी को अप्रोक्सीमेट करके समझना कि वो 1000, लाख या करोड़ के स्केल पर है। ठीक है, तो बेसिक न्यूमरेसी में नंबर्स को समझना प्लस नंबर्स का बेसिक कैलकुलेशन करना। ठीक है, यहाँ क्लास 10th लेवल एक्सप्लिसिटली सिलेबस में दिया गया। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, ये भी क्लास 10th के लेवल के क्वेश्चन आते हैं इसमें। डाटा इंटरप्रिटेशन, DI का मतलब है दिए गए डाटा को पढ़कर उससे यूज़फुल इन्फॉर्मेशन निकालना। डाटा अलग अलग फॉर्म्स में दिया जा सकता है, जैसे चार्ट्स, ग्राफ्स, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ भी क्लास 10th लेवल एक्सप्लिसिटली मेंशन है। जैसे आज गवर्नमेंट और बिजनेस दोनों बहुत सारे डाटा यूज़ करते हैं, तो हमें वो पढ़ना लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ नंबर्स देखना इनफ नहीं है, उससे मीनिंग निकालना भी ज़रूरी है। तो मान लो एक टेबल में 5 साल की पॉपुलेशन दी है, तो आपको डाटा पढ़ना आना चाहिए, वैल्यूज़ कंपेयर करनी आनी चाहिए, डिफरेंस देखना आना चाहिए या रेशियो परसेंटेज निकालना आना चाहिए, और कंक्लूज़न निकालना, ये सब आना चाहिए आपको। ठीक है, जैसे टेबल दी हुई है कि किसी स्कूल में अलग अलग क्लासेस के स्टूडेंट्स की संख्या दी गई है, टोटल स्टूडेंट्स निकालो, है ना। ऐसे सिंपल तो नहीं आता है, मुश्किल आता है। ग्राफ देखना, पिछले 5 साल में किसी प्रोडक्ट की सेल्स का ग्राफ दिया गया है, तो देखना कि सेल्स कब बढ़ी कब घटी। ठीक है, या फैमिली बजट का पाई चार्ट देखकर समझना कि इनकम का कितना हिस्सा फूड पर, रेंट और एजुकेशन पर जा रहा है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन आपको नंबर्स के पीछे छिपी इन्फॉर्मेशन समझने में मदद करता है। ठीक है, तो DI मतलब डाटा देखो, फिर उसे कंपेयर करो, फिर कैलकुलेट करो और फिर कंक्लूजन निकालो। ठीक है, तो भाई साहब बिल्कुल ठीक है। फिर पेपर 2 की इम्पोर्टेंट जो नोट्स हैं, वो पेपर जो 2 है वो क्वालिफाइंग पेपर है। इसका मिनिमम क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट 33% है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे, ठीक है, और मल्टीपल चॉइस होंगे, MCQ। दोनों पेपर देना मैंडेटरी है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के इवैल्यूएशन के लिए कैंडिडेट को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अपीयर करना मैंडेटरी है। अगर कैंडिडेट दोनों पेपर में अपीयर नहीं करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा पहले ही। तो हमने कॉम्प्रिहेंशन देख लिया, इंटरप्रिटेशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स देख ली, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी देख ली। फिर हमने डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये देख लिया, जनरल मेंटल एबिलिटी देख ली, बेसिक न्यूमरेसी में नंबर से रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ये देख लिया, क्लास 10th लेवल का आएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन में चार्ट, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी ये देख लिया। अब हम देखेंगे पेपर 2 के लिस्टेड टॉपिक्स अब पूरे हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद PDF में अगला मेजर सेक्शन शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें पार्ट B आएगा जो कि मेन एग्जामिनेशन होगा, और सबसे पहले मेन एग्जामिनेशन की जनरल नेचर और पर्पस एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें इंटेलेक्चुअल ट्रेड्स, डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जनरल स्टडीज़ का स्टैंडर्ड और एनालिसिस की एबिलिटी पर फोकस बताया गया है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम पार्ट B जो कि मेन एग्जामिनेशन है उसको शुरू करेंगे। ठीक है, तो सी यू।